इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल है, ठीक है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं वो सारे। आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि हम डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देते हैं, हम लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस करंट हो जाता है। ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है जैसे आपने 11 में पढ़ा वी एवरेज। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए होती थी तो आप लिखते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होती थी तो आप डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देते थे। जीरो तो नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, तो लगभग जीरो के बराबर कर देते थे, तो वो हो जाता था डेल्टा एक्स डेल्टा टी, और उसको आप लिखते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। तो सिमिलर सिचुएशन है। अब ये मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया एवरेज करंट या इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि मुझे आपको टाइप्स ऑफ करंट पढ़ाने हैं, और टाइप्स ऑफ करंट में दो तरीके के करंट होते हैं, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट। आपने दोनों करंट का नाम सुना, जैसे जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है वो जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। और जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल है, ठीक है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो सारे सेल्स या बैटरी पे चलते हैं। तो वो जो सेल्स या बैटरी करंट प्रोवाइड करता है वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। तो टाइप्स ऑफ करंट की अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। अब इनके अपने फायदे अपने नुकसान हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट शॉर्ट फॉर्म है डीसी, ठीक है। दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एसी। और इनफैक्ट ये आपके 12th के दो चैप्टर भी हैं। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम डीसी करंट की स्टडी करेंगे। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डीसी करंट की ही बात करेंगे, हम एसी की बात नहीं करेंगे। बस टाइप पढ़ लेंगे, ठीक है। एसी को हम अलग से पढ़ेंगे, हमारा एक अलग से चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, पार्ट 1 में ही है, विच इज पार्ट 1 का सेकंड लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अल्टरनेटिंग करंट एक अलग चैप्टर है, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। अभी इस चैप्टर में हम जो डील करेंगे वो डायरेक्ट करंट से डील करेंगे। डायरेक्ट करंट को डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है डायरेक्ट करंट। तो ऐसा करंट जो अपनी वैल्यू और अपने डायरेक्शन को टाइम के साथ ना बदले, उसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट करंट। द करंट विच do not changes its magnitude and direction with time is called DC। उस करंट को हम क्या बोलते हैं डीसी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सोर्स ऑफ डीसी करंट। डीसी के सोर्स क्या होते हैं, सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये इनसे हमें डीसी करंट मिलता है, ठीक है। बात आई समझ में। अब मैथमेटिकल फंक्शन क्या होगा और कैसे होगा। अब जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज बदल नहीं रही, उस केस में आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस सेम होगा, है ना। आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस सेम होगा। जो चीज चेंज ही नहीं हो रही तो उसमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 11th का एग्जाम्पल है। 11th का आपने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स नॉर्थ।
तो मैंने इसका डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया, इसकी स्पीड वैल्यू भी फिक्स कर दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, तो आप बोलोगे जो बदल ही नहीं रहा तो फिक्स ही है, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 5 होगी। और अगर आप इसका एवरेज निकालोगे सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तब भी 5 ही होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। कुछ इसी तरीके की कहानी जो है वो डायरेक्ट करंट के साथ है। डायरेक्ट करंट जो है उसकी एवरेज वैल्यू और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होती हैं, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, और मैथमेटिकल फंक्शन क्या होगा। यानी कि अगर मैं आपको शो करूं करंट, तो इसमें ये जो करंट है ये कांस्टेंट होगा, है ना, ये टाइम का फंक्शन नहीं होगा। इट विल नॉट बी अ टाइम, इट विल नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फंक्शन नहीं होगा। कैसे, मान लो अगर मैंने आपके सामने एक करंट, ये दो करंट लिख दिए, एक लिखा 5 एम्पियर, एक लिखा मैंने I1 है और ये I2 है, एक लिखा मैंने 5t एम्पियर। तो आप बता सकते हैं कौन सा डीसी है। तो इसमें जो डीसी करंट है वो ये पहला वाला है, डीसी करंट, क्योंकि ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। जो दूसरा वाला करंट है वो टाइम डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और ये डीसी करंट नहीं होगा, ये एसी करंट होगा। जो करंट टाइम डिपेंडेंट हो जाए वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, क्योंकि या तो वो टाइम के साथ बढ़ेगा या टाइम के साथ घटेगा। तो ये तो हो गई वैल्यू कि भाई उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, वो 5 एम्पियर है तो 5 ही एम्पियर रहने वाला है, वो टाइम के साथ 10 एम्पियर या 20 एम्पियर या इससे कम 4 एम्पियर नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए फंक्शन ऑफ चार्ज अगर हम देखें, फंक्शन ऑफ चार्ज फॉर डायरेक्ट करंट, फॉर डीसी अगर हम देखें, तो हमारे पास जो करंट है वो कांस्टेंट है, मान लो 5 एम्पियर है ना, कांस्टेंट। अब आई को आप लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, इसको 5 लिख सकते हैं। तो डी क्यू मेरे पास आया 5t। तो अगर आप चार्ज का फंक्शन बनाएंगे तो चार्ज का फंक्शन जो है वो टाइम का फंक्शन बन जाएगा, लेकिन ये टाइम की फंक्शन की पावर 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि जब दोबारा से आप इस डी क्यू बाई डी टी करेंगे जो कि करंट बनेगा मेरा, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा डी बाई डी टी, तो ये बन जाएगा 5t, और ये डिफ्रेंशिएट करके मेरा 5 आ जाएगा जो कि कांस्टेंट करंट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डीसी करंट में, डीसी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर उसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टाइम का फंक्शन हो सकता है, वो टाइम का फंक्शन होगा, बट टाइम की पावर 1 होगी, 2 नहीं होगी। 2 किस लिए नहीं होगी, मान लो अगर मैं आपको कोई चार्ज का फंक्शन 5t² दे देता हूँ, बहुत सिंपल फंक्शन ले रहा हूँ, और मैं करंट निकालता हूँ, तो करंट में निकालूंगा डी क्यू बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ करंट, रेट चेंज ऑफ चार्ज। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, देखिए, तो मैंने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये मेरे पास बना 5 और डी बाई बाई डी टी ऑफ t², तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ऑफ t। तो अब जो करंट है वो t का फंक्शन आ गया, तो करंट क्या हो गया, वेरिएबल करंट हो गया। ये जो है ये वेरिएबल करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है ना, सीधा सीधा बोल सकते हैं जो वेरिएबल करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है। इट्स अ वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट और अल्टरनेटिंग करंट, है ना, वेरिएबल करंट और अल्टरनेटिंग करंट। चलिए अब इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे, आई वर्सेस टी ग्राफ बनाते हैं फॉर डीसी करंट। ओके, आई वर्सेस टी ग्राफ फॉर डीसी, यानी कि करंट वर्सेस। तो सबसे पहले ये बताओ, जो करंट है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस पे जाती है। तो ये हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। ओके,
तो अभी हमने जैसा एग्जाम्पल लिया I इज इक्वल टू 5 एम्पियर का, हम एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं, तो वही एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमने 5 एम्पियर का एग्जाम्पल ले लिया, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ये कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस पे तो हम टाइम शो कर रहे हैं, और यहाँ पे इस पे हम वाई एक्सिस पे करंट शो कर रहे हैं आई। तो बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो होगी 5 एम्पियर। अगर हम 5 एम्पियर का बना रहे हैं, 10 एम्पियर का बनाएंगे तो ये जो रेड वाली लाइन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, 2 एम्पियर का बनाएंगे तो नीचे। यानी कि जो आई वर्सेस ग्राफ होगा उसकी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे जिस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? और फिर मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक काम करो कि इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो। मान लो ये छोटी सी मैंने स्ट्रिप ले ली, तो इसकी थिकनेस मैं dt ले लेता हूं। तो आप बता सकते हो एरिया इसका कितना होगा? इसका एरिया मैंने ले लिया dA, तो इसका जो एरिया होगा dA वो होगा I dt, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ तो इसकी जो है वो I के बराबर हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, ये तो I के बराबर हो गई, और इसकी ब्रेथ जो है वो dt के बराबर हो गई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? स्मॉल एरिया dA बाई dt। अगर मैं इसको पूरा एरिया निकालना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द इंटायर एरिया, यानी कि यहां तक इसका मैं एरिया निकालना चाहता हूं, तो ये t0 था और ये कोई टाइम t है, टाइम t। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को dA वाले को dA I dt, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा टाइम लिमिट 0 टू t। यानी कि ये जो एरिया है ये कितना आया? I मल्टीप्लाई बाई टी, और ये किसके बराबर हो गया? चार्ज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ, कंक्लूजन क्या निकला? एरिया ऑफ आई, या इसको मैं पूरा लिखता हूं ज्यादा बेटर है, एरिया ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ gives you charge flowing through the cross section area of the wire, cross section area of the wire। यानी कि उस वायर में से, उस सर्किट में कितना करंट फ्लो वो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपको मिलेगा। तो इस पे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, फिर मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, वो सॉल्व कर लीजिए। 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको इस पे। पहला न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ, चलिए। Figure shows a plot of current I through the cross section of a wire over the time interval of 10 seconds. Find the amount
of charge flow through the wire, charge flow through the wire during this time interval, this time interval. चलिए ग्राफ बना रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। कर्व इस तरीके से आपको दे रखा है, पहले करंट बढ़ रहा है और फिर कांस्टेंट हो गया करंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं, वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये 5 है, ये 10 है, ये 10 हो गया, और ये टाइम है यहाँ पे सेकंड में, और यहाँ पे करंट है आई। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो 5 है। चलिए निकालिए कितना चार्ज फ्लो होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चार्ज फ्लो जो होगा वो इसका एरिया होगा, यानी कि एक तो मुझे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा जो कि एक ट्राइंगल है, एक मुझे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा जो कि एक रेक्टेंगल है, और इन दोनों एरिया को मैं जोड़ दूंगा। सिंपल है ये तो चार्ज फ्लो नहीं बेटा, 75/2 कूलम आएगा। ट्राइंगल का एरिया यूज करना है ना। 25/2 चार्ज फ्लोइंग 37.5। हाँ 37.5 फ्लोइंग थ्रू दी वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। देखो मैं बार बार ना बड़ा ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो आप भी इसको यूज करिए क्योंकि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से ही करंट डिफाइन किया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस 5 हो जाएगा, ये क्योंकि 0 है, और इसकी हाइट भी 5 हो जाएगी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज ये जो गैप है ये 5 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 75/2 कूलम और 37.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। द प्लॉट represents the flow of current through a wire at 3 different times, ठीक है। find the ratio of charges flowing the wire at different time, ठीक है। अब देखो मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये ग्राफ हो गया आपको, इसमें मैं डिफरेंट वैल्यूज मार्क कर देता हूँ। पहले वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। जो वैल्यूज हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, नीचे -1 -2, ठीक है। एक कर्व आपको इस तरीके से दे रखी है,
और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1 2, ठीक है। उसके बाद एक कर्व आपको इस तरीके से दे रखी है, ये वैल्यूज हैं 3 4 5, ये टाइम की वैल्यूज मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एक कर्व आपको दे रखी है, आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये है 6 8 7। तो इन तीनों सिचुएशन में जो चार्ज फ्लो होगा उसका रेशियो आपको निकालना है। तो ये कह लेता हूं कि इस सिचुएशन में जो पहला वाला है इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो Q1 है, इसमें जो फ्लो होगा वो Q2 है, और इसमें जो फ्लो होगा वो Q3 है। Q1 की वैल्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 2 कूलम, क्योंकि ये जो है ये 1 के बराबर है गैप, है ना। 1:1:1। हाँ, सबका 1 आएगा, है ना। तो एक ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 दैट इज 2 कूलम, क्योंकि ये जो गैप है ये 2 के बराबर है। इसी तरीके से Q3 जो आएगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी मेरे पास 2 कूलम आएगा। तो मैं अगर Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 लिखता हूँ, दैट विल बी 1 इज टू 1 जस्ट अ मिनट। तो 1:1:1 आ जाएगा। चलिए, अब जो हम बात करेंगे वो अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। एसी करंट क्या होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका ग्राफ वगैरह सारी बातें करते हैं। द करंट विच changes its magnitude and direction with time is called alternating current, is called AC। अच्छा, source of AC current is generator, AC जनरेटर, ठीक है। और ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है और आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो AC जनरेटर से हमें जो है वो AC करंट मिलता है। अब यहाँ पे हमने जो बात यूज की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ चेंज हो तभी अल्टरनेटिंग करंट होगा। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया तो वो अल्टरनेटिंग करंट की कैटेगरी में जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया तब भी वो अल्टरनेटिंग करंट की कैटेगरी में जाएगा, और दोनों एक साथ चेंज हो गए तब भी वो अल्टरनेटिंग करंट में जाएगा। तो मैथमेटिकल फंक्शन क्या हो सकता है अल्टरनेटिंग करंट का, तो एनी फंक्शन जो टाइम का फंक्शन बने। मान लो मैंने लिखा I इज इक्वल दोबारा टू, बताना सर। देखो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि ऐसा करंट जो या तो अपनी वैल्यू बदल ले, यानी कि अभी 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था और थोड़ी देर बाद वो बढ़कर 10 एम्पियर हो गया, ठीक है, या अपना डायरेक्शन बदल ले, या दोनों एक साथ बदल ले, डायरेक्शन भी बदल जाए और उसकी वैल्यू भी बदल जाए, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल फंक्शन अल्टरनेटिंग करंट का क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया 5t,
ये एक अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि आई जो है वो टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू डालूंगा, 0 डालूंगा तो करंट 0 है, 1 डालूंगा तो 5 एम्पियर है, 2 डालूंगा तो 10 एम्पियर हो जाएगा। तो टाइम के साथ करंट ग्रो कर रहा है, तो इट्स एन अल्टरनेटिंग करंट। मैं कुछ इस तरीके का भी फंक्शन सोच सकता हूँ, 5t² प्लस 3 या -3, या मैं इसको स्क्वायर का फंक्शन बना सकता हूँ। तो एनी टाइम फंक्शन, ये तो है ही है फंक्शन। लेकिन जो कॉमन फंक्शन है जो हम यूज करते हैं और जिसकी सारी कैलकुलेशन करते हैं हम 12th में, कॉमन फंक्शन वो है I = I0 sin ओमेगा टी, या फिर I = I0 cos ओमेगा टी। एक्चुअली इस फॉर्म का करंट जो है वो जनरेट होता है, दिस फॉर्म ऑफ करंट is generated by AC जनरेटर। ये सारी कैलकुलेशन है आपकी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको ये चीज बताई जा रही है। तो एसी जनरेटर इसी फॉर्म का करंट प्रोड्यूस करता है, इसी मैथमेटिकल फंक्शन का करंट बनता है उसमें। इसलिए मोस्ट कॉमन करंट जो हम डिस्कस करते हैं वो यही डिस्कस करते हैं। उसका रीजन भी है, देखो आपको अल्टरनेटिंग करंट कहीं से भी मिल रहा हो, वो बेसिकली जनरेटर से ही जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जो करंट सप्लाई किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अब इसके पास इसको इसको अचीव करने के लिए हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहां पे क्या होता है कि डैम बनाया जाता है, डैम से ऊपर से पानी गिराया जाता है टरबाइंस पे, बड़े बड़े फैंस होते हैं, वो जो फैन है वो जनरेटर से कनेक्ट होते हैं। तो जब पानी गिरने से वो टरबाइन घूमता है तो जनरेटर घूमना स्टार्ट हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमें करंट तो जनरेटर से ही मिल रहा है, ठीक है। चाहे वो हम फिर थर्मल पावर प्लांट में चले जाएं, जहां पे कोल बंद करके स्टीम जनरेट की जाती है, स्टीम को जो है वो टरबाइन पे गिराया जाता है, प्रेशराइज स्टीम को, तो टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देते हैं और जनरेटर से करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। चाहे वो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में चले जाएं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या कराया जाता है कि कोल बर्न न करके, कोल से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रहा था जिससे स्टीम बन रही थी। तो वो जो हीट है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से जनरेट की जाती है, यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्शन करा के हीट प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस ही उससे स्टीम बनाई, स्टीम को प्रेशराइज किया और टरबाइन पे फॉल कराया और जनरेट होना स्टार्ट हो गई। तो अल्टीमेटली जो भी हमें अल्टरनेटिंग सोर्स या अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है वो जनरेटर से मिल रहा है, और जनरेटर का मैथमेटिकल फंक्शन यही बनता है करंट का। तो इसलिए सबसे कॉमन जो आप अल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, और सारी कैलकुलेशन जो अल्टरनेटिंग वाला चैप्टर है उसमें इन्हीं 2 फंक्शन से सारी कैलकुलेशन होनी है, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। अगर मैं कहूं इसमें ड्रॉ आई वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अल्टरनेटिंग करंट, तो देखिए कैसे बनेगा। सर जो सोलर पैनल होते हैं वो क्या डीसी करंट प्रोड्यूस वो करते हैं डीसी एसी? वो डीसी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसके साथ बैटरी भी लगती है, आप बैटरी पे स्टोर करते हो करंट, ठीक है। या फिर उसके साथ इन्वर्टर यूनिट रहती है जो कि कन्वर्ट करती है, ठीक है। ओके, तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अल्टरनेटिंग करंट, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर एसी। और एसी क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हम यही वाला फंक्शन ले लेते हैं, I = I0 sin ओमेगा टी। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस तरीके से, साइन कर्व बन जाएगा। क्या बनेगा? साइन कर्व, सिंपली या साइन कर्व बनेगा हमारे पास। ये टाइम हो गया, ये करंट हो गया, ठीक है। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो I0 है पॉजिटिव में। साइन कर्व आप सबको आता है तो मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। यह है आपका -I0, और यहाँ पे साइन कर्व इस तरीके से बनेगा, ये इसका साइन कर्व हो गया। अच्छा, इसमें I0 क्या है? I0 है पीक करंट, ठीक है। एक्सक्यूज और मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार दोबारा बता दो। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा रिपीट कर लूँ, इसको कंप्लीट कर दो फिर बताता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है।
अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रोटेशनल वेलोसिटी। तो जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर का कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन ये होता है, मैं ब्रीफ में यहाँ बता देता हूँ। एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, 2 मैग्नेट होती हैं, म्यूट करो बेटा, ये 2 मैग्नेट ले लिए मैंने, है ना। ये 2 मैग्नेट है और इसके अंदर एक कॉइल होती है जो कि सर्टेन एंगुलर स्पीड से घूमती है। तो जितनी तेजी से ये कॉइल घूमेगी उतना ज़्यादा करंट जो है वो जनरेट होगा। तो ये जो ओमेगा है ये उसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो आर्मेचर ये जो कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है। बाकी इसकी डिटेल स्टडी जो है वो हम एसी वाले चैप्टर्स में ही करेंगे। अब मैं ये फंक्शन बता देता हूँ, ये डाउट था आपका। तो हमें डिस्कस कर रहे थे करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, जैसे हमने उसके लिए बनाया ना डीसी करंट के लिए, ऐसे एसी करंट के लिए भी बना लेते हैं। अब एसी करंट में तो वैसे तो टाइम का कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी ग्राफ हो सकता है, लेकिन क्योंकि जो हमें पढ़ना है जो कॉमन फंक्शन है उसका ग्राफ बनाया, तो हमारे पास जो कॉमन फंक्शन है वो है I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि जो एसी जनरेटर है वो इसी मैथमेटिकल फंक्शन का करंट जनरेट करते हैं। आई नॉट, आई जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट पीक करंट है, साइन मैथमेटिकल फंक्शन हो गया, ओमेगा ये जो इसके अंदर क्वाइल रोटेट हो रही है जनरेटर के अंदर उसकी रोटेट करने की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और टाइम जो है टाइम, किस टाइम पे कितना करंट होगा। तो अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है और उसके बाद हमें साइन कर्व बनाना है। साइन कर्व सभी जानते हैं कैसा बनता है मैथमेटिक्स में। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। मान लो मुझे चार्ज निकालना है, तो चार्ज कैसे निकालूंगा? एरिया, मान लो ये मैंने इसको यहाँ पे बनाता हूँ, देखो एरिया निकाल लेते हैं इस छोटे से उसका और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। चार्ज फ्लोइंग, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज फ्लोइंग हम कैसे करेंगे? देखो ये सब आगे काम आएगा आपको, तो अभी सीख लेना। ये तो dt हो गया और इसको मैंने शेड कर दिया। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो जो इस पोर्शन में इतने टाइम में चार्ज फ्लो इन टाइम dt, चार्ज फ्लो इन टाइम dt, इस छोटे से टाइम में छोटा सा चार्ज क्या फ्लो होगा? तो आप लिखोगे dq i dt। तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने आई की वैल्यू रख दी, इंटू डी टी। और नेट चार्ज निकालने के लिए कि पूरी साइकिल में कितना चार्ज फ्लो होगा उसको निकालने के लिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब डीसी और एसी करंट में जब सर्किट में फ्लो होता है तो क्या फर्क होता है? ये तो चलो मैथमेटिकल बात हो गई कि ऐसे शो करेंगे, ये मैथमेटिकल फंक्शन होगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। चलो डीसी सर्किट की बात करते हैं और एसी सर्किट। डीसी सर्किट, ओके, ऐसे समझो एक बल्ब है, उसको मैंने एक सेल से लगा दी, ये डीसी सर्किट है। इस बल्ब को मैं एक रेजिस्टेंस से शो कर सकता हूं, ये मैंने रेजिस्टेंस से शो किया। और अब इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे फ्लो होगा, हायर टू लोअर। और जब करंट इसमें पास होगा तो ये रेजिस्टेंस हीट हो जाएगा, और वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपने 10th में पढ़ा I स्क्वायर RT। ठीक है, किसी भी टाइम में इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट क्यों होगी? हीट होने का रीजन क्या है? एनर्जी एस्पेक्ट क्या है कि केमिकल एनर्जी ऑफ सेल किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुई।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलते चलते लैटिस से टकराए तो यही किस में कन्वर्ट होगी, हीट में। तो ये एनर्जी एस्पेक्ट हो गया। इसी तरीके से अब एसी सर्किट की बात कर लेते हैं। एसी सर्किट ऐसे सर्किट जहां करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे। तो अगर हम एसी सर्किट की बात करें तो अगेन मैंने एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया, एसी सर्किट। अब एसी सोर्स को हम ऐसे शो करते हैं, बैटरी से शो नहीं करते। ये है सिंबल ऑफ सेल, ये है सिंबल ऑफ सेल, और ये है सिंबल ऑफ एसी सोर्स। और ये बहुत सिंपल चीज लगती है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जब आप न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं और जब एग्जाम में ये कंबाइन चैप्टर पूछे जाते हैं तो आप बड़ी गलती करते हैं। आप एसी सर्किट में बैटरी लगा देते हैं, वहीं पे पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। तो सिंबल ऑफ एसी सोर्स, सिंबल ऑफ एसी सोर्स, और एसी सोर्स हमारे पास जनरेटर होता है। इसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया बल्ब का, ये हमारा एसी सोर्स हो गया। ठीक है, देखो एसी सोर्स को भी हम साइन या कोसाइन कर्व से शो कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी अजीब बात होगी, कुछ टाइम करंट ऐसे फ्लो होगा और कुछ टाइम करंट ऐसे फ्लो होगा। करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, क्लॉकवाइज भी फ्लो होगा और एंटी क्लॉकवाइज भी। जैसे अभी हमने ये देखा, करंट का जो एसी अल्टरनेटिंग करंट था वो इस तरीके से था, तो कुछ टाइम तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है और कुछ टाइम जो है उसका डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ये अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो क्या ऐसा करने पर ये रेजिस्टेंस हीट होगा? इसको ऐसे समझो, मान लो ये लैटिस है, कोई लैटिस स्ट्रक्चर है, और इस लैटिस स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन टकराता है, इलेक्ट्रॉन टकरा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इधर से इधर जा रहा था तो टकराया, हीट प्रोड्यूस हो गई। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाके टकराएगा तब भी तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो करंट कैसी फ्लो हो, क्लॉकवाइज फ्लो हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, इलेक्ट्रॉन तो टकराएगा लैटिस से तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो उस केस में भी ये रेजिस्टेंस हीट हो जाएगा अगर आप इसमें एसी करंट पास करोगे तो। ठीक है, क्लियर है? तो ये फर्क होता है डीसी सर्किट और एसी सर्किट्स में। बात आई समझ में आपके? चलिए अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल कराता हूं आपको। राइट डाउन the amount of charge passing through cross section of a wire is q, टाइम का फंक्शन है, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ठीक है, पहला पार्ट है write the dimensional formula of a, b and c। ठीक है, दूसरा बात है, if the values of a, b and c are 5, 8 and 1 respectively, find the value of current, find the value of current at t is equal to 5 seconds। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि ये जो करंट है ये एसी करंट है या डीसी करंट है। इज द करंट इज एसी और डीसी।
तो हमारे पास जो करंट का फंक्शन होता है, डायमेंशन तो निकाल ही लोगे, वो dq बाई dt। मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो dy बाई dt ऑफ at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। dy बाई dt ऑफ at स्क्वायर प्लस dy बाई dt ऑफ bt प्लस dy बाई dt ऑफ c। फटाफट डिफ्रेंशिएट करके लिख लेते हैं, 2at प्लस b। अब जो करंट है वो टाइम का फंक्शन हो गया, इसका फंक्शन हो गया टाइम। तो ये जो मेरा करंट है ये अल्टरनेटिंग करंट है, क्या है ये, एसी है, चेंजिंग करंट है, टाइम के साथ बदल रही है इसकी वैल्यू। अब मुझे टाइम करंट की वैल्यू निकालनी है एट 5 सेकेंड, और ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। करंट एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, क्या होगा, ए की वैल्यू है 5, सॉरी पहले 2 आएगा, तो पहले 2 लिख लेते हैं। तो पहले 2 इंटू 5, और मेरे पास जो टाइम की वैल्यू है वो है 5, और प्लस मेरे पास b की वैल्यू कितनी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर करंट, इट विल बी 53 एम्पियर्स। डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है, डायमेंशन सर निकाल 50। लेंगे या 58, हाँ ठीक है, 58 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, डायमेंशन निकाल देंगे या मैं करके दिखाऊं, डायमेंशनल तो कर सकते हैं, इजी है। ओके, नेक्स्ट आप डालिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। देखो ये वाला टॉपिक भी आप इस चैप्टर में 2 बार पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल कि मीनिंग क्या होता है ईएमएफ का, ठीक है, और आगे इस चैप्टर में इसका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस और ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, है ना। तो हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा, क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है, आपने कोई सर्किट बनाया, रेजिस्टेंस है, वायर है, सेल है, तो आप इस सर्किट में देखें तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो सेल है। तो इस सेल के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, कैसे क्या होता है, तो उससे टॉपिक जो रिलेटेड है वो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। मैंने ये तो बता दिया कि इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रेजिस्टेंस। तो पहले इस चैप्टर में हम ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसी भी सर्किट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिना इसके कोई सर्किट पॉसिबल हो ही नहीं सकता, विदाउट इसके कोई सर्किट पॉसिबल हो नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना सेल के कोई सर्किट बना लो या बिना रेजिस्टेंस के कोई सर्किट बना लो। तो करंट फ्लो का तो मतलब हो गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। कन्वेंशनल पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो बेसिक चीजें पता चल गई। अब इंडिविजुअली हम सेल के बारे में पढ़ लेंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर के डेरिवेशंस और फर्दर जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हम बात जो है बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले एक बेसिक बात हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि 11 से रिलेटेड है। मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, समझना मेरी बात को, उससे हम रिलेट करेंगे इस बैटरी के काम को। ये मैंने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया थीटा एंगल का, और ये स्मूथ है, समझना, और इधर भी वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, और एक बॉल को मैंने यहां से छोड़ दिया, ठीक है, ये बॉल नीचे स्लाइड करते हुए पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। तो जब बॉल यहाँ पे थी तो इसके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
और बॉल का इंक्लाइन प्लेन के से नीचे आना जो प्रोसेस था वो था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो नेचर में खुद से हो, और नेचर में वही प्रोसेस खुद से होते हैं जिस प्रोसेस में एनर्जी घटे उसकी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी उसकी घट गई तो वो नीचे आ गया, और ग्रेविटी नीचे लग रही थी इसलिए नीचे आ गया। दो एस्पेक्ट है। अब आपसे मैं कहूं कि इस बॉल को उठा के दोबारा से यहाँ रखना है, क्या ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उससे नहीं हो सकता। अब जब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये काम करने के लिए आई नीड या वी नीड एन एजेंट, इसको ऊपर रखने के लिए वी नीड एन एजेंट जो हमें ये काम करके दे, जिसको बॉल को ये ऊपर उठा के रख दे। मान लो वो एजेंट मैं ही हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस बॉल को उठाऊंगा, इस बॉल को उठा के ऊपर रख दूंगा। तो ऐसा करने में जब मैं इस बॉल को ऊपर उठा के लेके जा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। मैं किसी भी पास से ले जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस पे इसका वेट नीचे लग रहा होगा। इसको स्लोली ऊपर उठाने के लिए एज अ एजेंट मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये मेरा एजेंट का फोर्स हो गया, और इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट dx होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट जो है वो हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एजेंट डॉट dx, जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये वर्क डन बाय एजेंट है। बात आई समझ में? अब मान लो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ये बॉल्स नीचे आती रहती है, मैं उठा के रखता रहता हूँ, बॉल्स नीचे आती रहती है, मैं उठा के रखता रहता हूँ। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आएगी कि मैं थक जाऊंगा, है ना, और मैं कहूंगा कि मेरी एनर्जी जो है वो खत्म हो गई, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। यानी कि जो मेरे पास एनर्जी थी जो मुझे फूड से मिली, विच इज अ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी है क्योंकि फूड से जो हमें मिलती है वो केमिकल एनर्जी होती है, तो वो जो केमिकल एनर्जी मेरी बॉडी में थी वो वाइल डूइंग दिस वर्क जो है वो यूटिलाइज हो गई, और एक स्टेज बाद मैं थक जाऊंगा। ठीक है, और थकने के बाद मैं कहूंगा कि भाई अब मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा इन बॉल का मूवमेंट रुक जाएगा, बॉल ऊपर से नीचे तो आ जाएगी लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगी, और ये जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ बॉल्स हो रहा था, जो ऊपर से बॉल नीचे आ रही थी, फिर नीचे से आप उठा के ऊपर रख देते थे या मैं उठा के ऊपर रख देता था, वो फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? क्लियर है? एक तो सिचुएशन ये है। एक सिचुएशन दूसरी है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। एक सिचुएशन ये हो सकती है, मान लो मैंने कहा ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस, ठीक है, और यहां पे भी एयर रेजिस्टेंस है, रफ सरफेस है और एयर रेजिस्टेंस है। अगेन हम वही प्रैक्टिकली बात करते हैं कि एक बॉल है वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। ठीक है, अब जब ये नीचे आएगी तो ये सारी काइनेटिक नहीं बनेगी क्योंकि कुछ हीट में लॉस हो जाएगी, सम एनर्जी विल लॉस, सम एनर्जी विल लॉस एज हीट, will loss as heat against friction, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होगा। ठीक, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन का सम एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब मान लो ये बॉल नीचे आ गई, अब इसको उठा के मुझे ऊपर रखना है, वही काम करना है, वो तो मुझे एजेंट तो चाहिए, तो मैं इसको ऊपर रखना चाहता हूँ। तो जब मैं इस बॉल को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगी ये देखते हैं। mg, ठीक है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रही है, एजेंट एज अ एजेंट मैं तो ऊपर ही फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फोर्स ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे की साइड लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट dx हो गया। तो यहाँ जो एजेंट को फोर्स लगानी पड़ेगी वो पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, वो होगी mgb, और
ईयर रेजिस्टेंस का जो फ्रिक्शन है, विस्कस ड्रैग जिसको बोलते हैं, और इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ एजेंट ज्यादा जल्दी थक जाएगा क्योंकि उसको आप पहले के मुकाबले ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो इस फिलॉसफी को हम सर्किट से कैसे जोड़ते हैं, है ना, ये फिलॉसफी है, इसको माइंड में रखिए, और यही बिल्कुल सेम चीज जो है वो हम सर्किट में अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। समझो अब मेरी बात को। एक रेजिस्टेंस हमने बनाया, ठीक है, आर वैल्यू का, और इससे हमने लगा दिया सेल, है ना। अब ये जो सेल है वो हमारा एजेंट है, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे इस केस में अगर एजेंट मैं हटा दूं तो ये जो फ्लो ऑफ बॉल्स है वो रुक जाएगा, क्योंकि जब तक एजेंट इसको ऊपर नहीं रखेगा ये नीचे नहीं आएगी। तो यहाँ पे सेल हमारा एजेंट है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ये आप इंक्लाइन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, इंक्लाइन सरफेस, और इस इंक्लाइन सरफेस का जो रफनेस थी या जो अपोजिशन था वो यहाँ पे बन गया रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ फ्रिक्शन बॉल के मोशन को अपोज कर रहा था, ये रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज के मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो वो जो बन गया रेजिस्टेंस बन गया। अब मान लो हम एक, वैसे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो उसकी वजह से जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। मान लो इस सेल से, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये एक पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हुआ खुद से, यानी कि ये जो बॉल है, पॉजिटिव बॉल येलो कलर की, ये ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे इंक्लाइन प्लेन में बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी, हायर पोटेंशियल एनर्जी लेवल टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी लेवल, इसी तरीके से ये पॉजिटिव बॉल जो है वो हायर पॉजिटिव टर्मिनल से लोएस्ट पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच गई। अब ये बॉल यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आके रुक गई, तो क्या फर्दर फ्लो ऑफ करंट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जब तक ये जो बैटरी की एनर्जी है इस पॉजिटिव बॉल को उठाकर इस पॉजिटिव प्लेट तक ना पहुंचा दे, यानी कि ये जो एजेंट वाला वर्क डन है वो बैटरी करेगी। तो जो बैटरी के बीच का गैप है आप वो समझ सकते हैं, ये वाली सिचुएशन, जो बैटरी के बीच का गैप है आप उसको इस सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं जिसको मैंने एनसर्किल किया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लेके जाना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान से समझ लेना। जैसे ये बॉल थी, मैं बॉल को ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जा रहा था, तो यहाँ क्या था, लो पोटेंशियल एनर्जी, और मैं कहाँ लेकर जा रहा था, इसको हाई पोटेंशियल एनर्जी पे लेके जा रहा था, तो मुझे काम करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। इसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज को मैं निगेटिव से, बैटरी जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव लेके जाएगी, तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल बैटरी जो है इस पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएगी और उसमें कुछ वर्क डन करेगी। दैट एबिलिटी टू डू वर्क बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज, ये जो बैटरी की एबिलिटी है ये वर्क डन करने की पर यूनिट चार्ज, उसी एबिलिटी को आप ईएमएफ बोलते हैं। इसका नाम भले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट इसका फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ? इट्स जूल पर कूलम, जिसको आप वोल्ट बोलते हैं, बिकॉज इट्स एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इट इज नॉट अ फोर्स। ऑप्शन में न्यूटन भी दे रखा होगा आपको मिसगाइड करने के लिए, इसका जो नाम है वो बड़ा मिसलीडिंग है, ईएमएफ। इट्स नॉट अ फोर्स, इट्स सिंपली अ एनर्जी, और इट्स सिंपली अ वर्क डन दैट इज डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज एट द कॉस्ट ऑफ इट्स केमिकल एनर्जी। जैसे मैंने जब इस बॉल को ऊपर, नीचे से ऊपर उठाना स्टार्ट किया इंक्लाइन प्लेन पर, तो मैं वो वर्क डन क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने फूड इनटेक किया है और फूड की वजह से मुझे केमिकल एनर्जी मिली है, ठीक है, और उस केमिकल एनर्जी की कॉस्ट पर मैं इस बॉल को रिपीटेडली ऊपर रखता जा रहा हूँ, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल। जब मेरे अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो मैं ये काम करना बंद कर दूंगा, थक जाऊंगा। सेम काम बैटरी में भी होता है, सेम काम सेल में भी होता है, सेल भी तो डिस्चार्ज होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सेल आपने लगा दिया और हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, सेल डिस्चार्ज होता है।
वो इसलिए होता है कि सेल का काम होता है इस पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पहुंचाना एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी। उस प्रोसेस में ये सेल एक वर्क डन करता है, और अगर उस वर्क डन को पर यूनिट चार्ज निकाल लें तो वही चीज जो है वो ईएमएफ कहलाती है। ये वर्क डन करने में सेल की केमिकल एनर्जी धीरे 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 यूटिलाइज होती रहती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि सेल थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, वो कहता है भाई अब मेरे पास और कोई केमिकल एनर्जी नहीं है, मैं अब इसको फर्दर मूव नहीं कर सकता, और उसी स्टेज पर आपका करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। फिर आप सेल को चार्ज करते हैं, अगर वो चार्जेबल है दोबारा से लगा देते हैं, या नया सेल लगा देते हैं और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स सिंपल एनालॉजी है जो आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ते हैं, है ना। हमने ये एनालॉजी यूज की जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है इसमें, एक टर्म आप पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो यहाँ पे जब हम कोई वर्क डन कर रहे थे तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था वर्क डन के अगेंस्ट, इसी तरीके से जब ये पॉजिटिव चार्ज इस सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा तो नहीं है कि टकराएगा नहीं, जो इसके अंदर ऑल और आयंस है, तो उसकी वजह से एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, एक अपोजिशन प्रोड्यूस होगा, और उसके अगेंस्ट कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो वो जो अपोजिशन सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ उसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, एक जो फ्रिक्शन था वो इस इंक्लाइन प्लेन पे भी था जो कि अपोज कर रहा था मोशन को, वो वाला जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा इंटरनल वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये भी करंट फ्लो को अपोज करेगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ये एनालॉजी याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो फिर कंफ्यूजन रहता है, आप गलती करते हो ईएमएफ में। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। it is defined as the work done by the force in taking a unit पॉजिटिव चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन भी करूंगा क्योंकि ये वर्क डन है सिर्फ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, टू हायर पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो अब देखो ज़रा, मैं आपको एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एक सर्किट बनाते हैं, उसके मैं समझाता हूँ। मान लो ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है R, ठीक है, ये मैंने सेल ले लिया, ठीक है, ओके। एक पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसीडर किया, ये पॉजिटिव चार्ज वायर के थ्रू इस तरीके से मूव करके जा रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव करके जा रहे हैं, यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इस लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखने की जिम्मेदारी सेल की है, और उसमें वो कुछ वर्क डन करेगा। इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ, ठीक है, ये कुछ वर्क डन हुआ, और जो ये ईएमएफ होगा इस सेल का वो कहलाएगा, ये जो वाला वर्क डन है, ठीक है, इस वर्क डन को चार्ज से, जितना चार्ज इसने ट्रांसफर किया उस चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो जूल पर कूलम होगा, और इसको वोल्ट बोला जाता है, ठीक है, जूल पर कूलम को वोल्ट बोला जाता है। तो इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं होती, इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं होती, ये जूल पर कूलम होती है। तो देखो यहाँ लिखा है ना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो इस नेगेटिव टर्मिनल विच इज एट लोअर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव एट हायर पोटेंशियल, तो बैटरी क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करा के
नेगेटिव से पॉजिटिव ला रही है, और जब तक ये बैटरी काम करती रहेगी इस तरीके से इस सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड द सेल? आउटसाइड द सेल होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल? इट इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखो मैं यहाँ पे एक सर्किल बनाता हूँ, समझो बात को, ये मैंने सर्किल बनाया। तो अगर आप सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर जो सर्किल का एरो का मूवमेंट है वो आप देखें निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल, तो इनसाइड द सेल होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, मींस लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और अगर मैं पूछूं आउटसाइड द सेल क्या होगा, वो हायर टू पोटेंशियल होगा। और मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन हो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जाहिर सी बात है मैं सर्किट में पूछ रहा हूं और उसका आंसर होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। 3 क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड द सेल, तो इट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इनसाइड द सेल पूछा जाए तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और इन जनरल पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप सिंपली बोलोगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हमेशा सर्किट में ही करंट का डायरेक्शन पूछा जाता है, सेल में नहीं पूछा जाता। बात आई समझ में? क्लियर है आपके? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ बोलो बेटा। सर हाँ इंग्लिश बोलो। की क्लास है 2:30 है। हाँ तो 2 बजे तक क्लास लूंगा, मुझे मालूम, मैंने टाइम देख लिया। सर एक बार स्लाइड 13 दिखा दो, पीछे कर दो। देख लो, नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? यस सर। तो बस इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद फिर कल पढ़ाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल of a cell, the opposition resistance, internal resistance of a cell of a cell, the opposition resistance है तो जाहिर सी बात है अपोजिशन होगा। the opposition provided by the cell in the flow of current, जो सेल के अंदर फ्लो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी एक डेफिनेशन और है, वो लिख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, वन मोर डेफिनेशन इज देयर, और करके लिखिए द रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस है क्यों? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, सेल तो इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं ना अंदर। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the electrolyte of a cell to the flow of current between the electrodes is called internal resistance, is called internal resistance। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी।
तो यहाँ तक के तो नोट्स मैंने आपको भेज रखे हैं ग्रुप पर, तो आज नोट्स तो नहीं भेजूंगा क्योंकि यहाँ तक के मैंने कवर करके भेज रखे हैं आपको, तो आप गो थ्रू करेंगे। और एक असाइनमेंट में भेज रहा हूँ 30 क्वेश्चंस का,